वेलकम माय डियर रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं मतिमारन। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि मीट को काट रहा है, पर अगले ही पल हम देखते हैं कि वो एक लड़की के कटे हुए हाथ को उठाकर काटना शुरू करता है। मतलब कि ये इंसानों का मीट था। यहाँ ये साफ था कि ये जो भी है वो किसी इंसान की लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ठिकाने लगाना चाहता है। फिर वो उस लाश के टुकड़े करके एक तालाब में डाल देता है, जहाँ मौजूद मछलियां इस मीट को खाने लगती है। और ये खतरनाक सीन यहीं पर होता है कट। अगले सीन में हमें नेदुमारन दिखाया जाता है जो कि एक कुएं के मुआने पर बैठा होता है। असल में नेदुमारन एक बौना है, यानी कि उसकी हाइट ज्यादा नहीं है और जिस कारण सभी उसका मजाक बनाते हैं। लेकिन नेदुमारन ने कभी उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया। पर एक दिन नेदुमारन की जिंदगी में ऐसा आया जब उसे अपने बौने होने का दुख हुआ। अगर वो नॉर्मल होता तो उसकी जिंदगी कितनी अच्छी होती, कुछ और होती। यही सारी चीजें सोचकर नेदुमारन कुएं के अंदर कूद जाता है। पर तभी अचानक से नेदुमारन को उसकी बहन माती की याद आती है और वो रस्सी से लटक रही बाल्टी की मदद से ऊपर आ जाता है। इसके बाद वो अपनी बहन माती के दोस्त के पास जाता है और उसे मार कर पूछता है कि माती आखिर कहाँ पर है, जो कि मार खाते ही बता देती है अब माती चेन्नई में है। इसीलिए नेदुमारन तुरंत चेन्नई के लिए निकलता है। दूसरी ओर चेन्नई में एक फ्लैट में एक लड़की का खून हो गया है। दरअसल पिछले 6 महीनों में ये छठवीं लड़की का खून है जो कि सीरियल किलर कर रहा है। इस केस को ऑफिसर सुदर्शन और प्रभा संभाल रहे होते हैं। इन सभी लड़कियों को एक ही तरह से मारा गया था। पुलिस को भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिससे वो कुछ आगे पता लगा पाए कि खूनी कौन है। इस बात पर कमिश्नर सुदर्शन को फटकार भी लगाते हैं कि तुम कर क्या रहे हो। वो कहते हैं कि देखो, अभी मीडिया को नहीं पता चला है कि शहर में कोई सीरियल किलर घूम रहा है जो शादीशुदा लड़कियों को उनके घर में घुसकर मार रहा है। और अगर मीडिया को भनक लग गई तो तुम जानते हो कि कितना प्रेशर आ जाएगा। इसलिए तुम्हें जो भी करना पड़े वो करो और इस केस को जल्दी खत्म करो। अब सुदर्शन इस बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछताछ करने के लिए जाता है, पर वो वॉचमैन ठीक से पेश नहीं आता। दरअसल सुदर्शन कमिश्नर का गुस्सा उस वॉचमैन पे उतार देता है और उस वॉचमैन की नौकरी की वजह से सुदर्शन उससे ठीक से पेश नहीं आता। इसलिए वॉचमैन सुदर्शन को कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। और ये सारी बातें रूपा देख रही होती है, लेकिन वो सुदर्शन को कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि वो उसका सीनियर ऑफिसर था। इधर नेदुमारन अगले दिन बस से चेन्नई पहुंच जाता है, जहां पर एक ऑटो वाला न्यूज़पेपर में खबर को पढ़ रहा है कि तालाब में किसी लड़की ने मछली पकड़ी जिसके पेट में से उसे सोने की अंगूठी मिली। फिलहाल नेदुमारन उस ऑटो वाले को पुलिस स्टेशन छोड़ने के लिए कहता है। पुलिस स्टेशन छोड़ने के बाद नेदुमारन प्रभा से मिलता है। अब प्रभा तो उसी सीरियल मर्डर केस से रिलेटेड मीटिंग में थी, तो उसे इंतजार करने के लिए बोला जाता है। यहाँ पर कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ हम देखते हैं कि माती और नेदुमारन जुड़वा भाई बहन थे जिनके पिता एक पोस्टमैन थे। नेदुमारन के पिता अपने काम से काफी ज्यादा खुश रहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। वो अपने बच्चों के सवाल करने पर उन्हें बताते हैं कि लोगों को मैं कई तरह की चिट्ठियां पहुंचाता हूँ जिससे उनकी जिंदगी में फर्क पड़ता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। और साथ ही उन लोगों से मेरा एक अलग ही रिश्ता बन जाता है। अब नेदुमारन के पिता को दिखाते हैं कि उनकी बेटी की लंबाई तो ठीक थी मगर उनके बेटे की लंबाई नहीं बढ़ पाई थी, जिस बारे में वो डॉक्टर से पूछते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि नेदुमारन 4 फीट तक ही बढ़ पाएगा। इसीलिए आगे की जिंदगी उसके लिए कठिन होने वाली है। लोग उसे जिंदगी भर उसकी कमी का उसे एहसास दिलाते रहेंगे। साथ ही जब खुद नेदुमारन माती को बढ़ते हुए देखेगा तो वो खुद की तुलना उससे करके निराश होगा। आप दोनों बच्चों को अलग अलग करके पालोगे तो नेदुमारन के लिए अच्छा ही होगा। नेदुमारन के पिता कहते हैं कि एक आंख में खराबी आ जाए तो दूसरी आंख से दूर थोड़ी ना कर सकते हैं हम उसको। क्या हुआ तो नेदुमारन ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा, इससे उसकी जिंदगी तो नहीं रुकेगी ना, हाइट ही तो रुकेगी। और फिर नेदुमारन और माती के पिता दोनों से कहते हैं कि बेटा तुम दोनों भाई बहन हमेशा साथ रहना। नेदुमारन भी कह देता है कि मैं मरते दम तक अपनी बहन का ख्याल रखूंगा। इसके बाद दोनों स्कूल जाना शुरू करते हैं। वहां पर भी सभी नेदुमारन का मजाक बनाते हैं। बच्चे तो छोड़ो, टीचर भी उसकी बेइज्जती करके उसे हर चीज में नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि नेदुमारन पढ़ाई में काफी अच्छा था, लेकिन माती उतनी अच्छी नहीं थी पढ़ाई में। अब जब माती देखती है कि सभी लोग नेदुमारन का मजाक बनाने लगे हैं तो माती उन सभी को हाथ से जवाब देने के लिए कहती है। नेदुमारन भी अपनी बहन की बात मानकर ठीक ऐसे ही करने में लग जाता है। और फिर जो भी उसे ज्यादा परेशान करता नेदुमारन उसको 1-2 लगा ही देता। वो भी अपने पिता की तरह पोस्टमैन बनना चाहता था ताकि वो भी खुशी और संतुष्टि महसूस कर पाए। अब कहानी यहाँ से आती है प्रेजेंट में, जहाँ एक कांस्टेबल नेदुमारन से कहता है प्रभा मैडम को तो टाइम लगेगा, आप उन्हें फोन कर लेना। वो कहता है कि मेरे पास तो फोन भी नहीं है, मैं फोन इस्तेमाल नहीं करता। यहाँ फिर से नेदुमारन आगे की कहानी सोचता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि अब नेदुमारन और माती बड़े हो गए हैं और दोनों अलग अलग कॉलेज में जाते हैं क्योंकि उनके नंबर्स में जमीन आसमान का फर्क था। यही वजह थी कि नेदुमारन के कॉलेज में माती को एडमिशन नहीं मिल पाया। अभी भी दोनों भाई बहन बहुत अच्छे से रहते थे, दोनों में वही बचपन वाला प्यार था। दोनों साथ में बस में बैठकर अपने कॉलेज जाते। और फिर जहाँ पहले दिन उम्मीद के मुताबिक नेदुमारन के क्लास में सभी उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि नेदुमारन की क्लास में प्रभा भी होती है, जिसे लोगों का उसका मजाक बनाना अच्छा नहीं लग रहा था। फिलहाल कॉलेज में एक दिन नेदुमारन देखता है कि कुछ लोग एक पत्थर को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर प्रभा उसे कहती है कि तुम वहां जाकर कोशिश क्यों नहीं करते। नेदुमारन कहता है कि क्यों,
ऐसा क्या मिलेगा उस पत्थर को उठाकर? प्रभा कहती है कि मुझे कई लोगों ने प्रपोज किया, जिस पर मैंने उनसे कहा कि अगर तुम में से कोई उस पत्थर को उठा लेगा तो मैं उसका प्रपोजल स्वीकार कर लूंगी, तो जाओ तुम भी कोशिश कर लो। इस पर नेदुमारन कहता है कि उसके लिए पहले मेरा तुमको पसंद करना जरूरी है, समझी? और ये जवाब सुनकर प्रभा काफी इंप्रेस हो जाती है और नेदुमारन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। नेदुमारन यहाँ पर कहता है कि मेरी माँ, बहन और पिता के बाद तुम पहली ऐसी इंसान हो जो मुझसे नॉर्मल तरीके से बात कर रही हो। यहाँ फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है। इसी बीच नेदुमारन के पिता माती के लिए एक नया फोन लेकर आते हैं, जिसे पाकर वो बहुत खुश होती है। वो माती को बेटी ही नहीं अपना बेटा भी समझते थे। नेदुमारन की तरह वो माती को भी काफी सपोर्ट करते थे। उन्होंने माती के लिए एक ऐसे रिश्ते को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि माती अभी पढ़ाई कर रही थी। इसके बाद एक दिन किसी एमएलए का बीच सड़क में रात के वक्त खून हो जाता है, जिस कारण इलेक्शन का माहौल होने के कारण माहौल थोड़ा बिगड़ भी जाता है। सभी स्कूल और कॉलेजेस को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। अब जो एमएलए मरा था उसे नेदुमारन जानता था, क्योंकि वो बचपन से ही उनके यहाँ अपने पिता के साथ चिट्ठी देने जाया करता था। हालांकि उसके पिता अब चिट्ठी नहीं बल्कि सरकारी कागज और एटीएम वगैरह ये सारी चीजें पहुंचाते हैं। अब नेदुमारन इस केस की इन्वेस्टिगेशन खुद करके खूनी का पता लगाने में लग जाता है। ये केस सेंसिटिव तो था, तो कमिश्नर खुद इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। यहाँ लाइनमैन पुलिस को बताता है कि उस वक्त वहाँ रोड लाइट कटी हुई थी। जिस चीज को मैंने इस हादसे के बाद ठीक कर दिया था, वो ये भी बताता है कि मेरे घर वारदात वाली जगह से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है, और ये घर की दूरी वाली बात लाइनमैन ने झूठ बोली थी। नेदुमारन उसका पीछा करके पता लगा लेता है। फिर वो उस लाइनमैन का बैंक स्टेटमेंट और कॉल रिकॉर्ड्स किसी तरह हासिल करके ये पता लगा लेता है कि पिछले 5 साल से इस लाइनमैन का एक लोन चल रहा है जिसे वो चुका नहीं पा रहा था, पर खून होने के 2 दिन बाद ही उसने इस लोन को अचानक से चुका दिया। साथ ही उसकी उस एमएलए के पीए से भी फोन पर इस दौरान काफी बातचीत हुई थी। असल में एमएलए की ही पार्टी के एक दूसरे शख्स ने उस लाइनमैन और एमएलए के ड्राइवर के साथ मिलकर उसे मरवा दिया ताकि वो एमएलए की जगह पार्टी इलेक्शन में खड़ा हो जाए। यहाँ ये सारी बात नेदुमारन कमिश्नर को बताता है और वो नेदुमारन की होशियारी से काफी प्रभावित होते हैं। खूनी को तुरंत पकड़ ले जाता है और नेदुमारन की हर जगह वाह हो जाती है। साथ ही नेदुमारन मन ही मन प्रभा को पसंद करने लगा है, जिस वजह से वो एक दिन उस पत्थर को जाकर उठा लेता है। उसे ये करता हुआ देखकर प्रभा और बाकी सभी देख लेते हैं। अब यहाँ ये देखकर प्रभा उससे प्यार करने लगती है। नेदुमारन ने अपनी बहन माथी को भी बता दिया था कि वो प्रभा को पसंद करता है, जो जानकर वो भी काफी खुश होती है। इधर प्रभा की दोस्त उससे कहती है कि तुम्हें नेदुमारन के अलावा और कोई नहीं मिला क्या अपने लिए? इस पर प्रभा कहती है कि मैंने उसे शक्ल या शारीरिक बनावट के लिए पसंद नहीं किया, उसकी इंटेलिजेंस देखकर पसंद किया है। इसके बाद प्रभा नेदुमारन से कहती है कि तुम्हें अगर मुझसे कुछ कहना है तो कह दो। नेदुमारन कहता है मैं अभी तैयार नहीं हूँ, तो क्या कल कह सकता हूँ तुमसे? प्रभा कहती है ठीक है, कल बता दो मुझे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। दोनों ही यहाँ एक दूसरे की फीलिंग्स को जानते थे, मगर नेदुमारन जब घर जाता है तो पता चल जाता है उसकी बहन माती अपने कॉलेज प्रोफेसर के साथ भाग गई है, जिस पर उसके पिता ने इतना विश्वास किया था। माती ने उनको धोखा दे दिया था। माती की मां नेदुमारन से बताती है कि आज सुबह ही मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी। नेदुमारन यहाँ अपने माता पिता को संभालता है, लेकिन इससे उनकी काफी बदनामी हो जाती है। इसीलिए नेदुमारन के माता पिता खुद को फांसी लगा देते हैं, जिन्हें ऐसे देखकर नेदुमारन उन्हें बचाने की काफी कोशिश करता है, मगर हाइट न होने की वजह से बेचारा कुछ नहीं कर पाता और यहाँ उसके माता पिता उसकी आंखों के सामने मर जाते हैं। यही वजह है कि नेदुमारन खुद से नाराज है और अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा है। प्रेजेंट में दिखाते हैं तो प्रभा भी नेदुमारन से गुस्सा होती है, क्योंकि अगले दिन तो वो उसका इंतजार कर रही थी मगर वो आया ही नहीं। फिर जब अपने माता पिता और माती के बारे में नेदुमारन उससे बताता है, तब वो नेदुमारन से माफी मांगती है कि मुझे नहीं पता था। वो प्रभा से कहता है कि माती चेन्नई में अपने प्रोफेसर के साथ रहती है, वो सीआईटी कॉलेज में पढ़ाते हैं, क्या तुम उनका एड्रेस पता लगा सकती हो? यहाँ प्रभा तुरंत नेदुमारन को माती का एड्रेस देती है और वो प्रभा से बिना कुछ बोले ही माती से मिलने चल देता है। इसके बाद वो माती के घर पहुंचता है तो वो उसे खुश दिखती है, मगर वो नेदुमारन को ऐसे अचानक देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। फिर जब नेदुमारन उसे बताता है कि तुम्हारी वजह से आज हमारे सर से माँ बाप का साया हट गया है, तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा। अपने माता पिता की खबर सुनकर माती काफी ज्यादा रोती है। नेदुमारन तभी उसकी बच्ची की रोने की आवाज सुनता है तो वो उसे जाकर खिलाने लगता है। वो कहता है कि मैं 2-3 दिन यहीं रुकूंगा, मुझे मेरा कमरा दिखा दो। कुछ देर के बाद माती का पति घर आता है तो नेदुमारन उससे भी सीधे मुंह बात नहीं करता। माती का पति उसे बताता है कि जब माती की माँ को उसके प्रेग्नेंट होने का पता चला तो माती डर गई और फिर हमने भागकर शादी कर ली, क्योंकि उस गांव में कोई भी एक प्रोफेसर और स्टूडेंट के रिश्ते को स्वीकार नहीं करता, इसीलिए हमने यहीं आना सही समझा। अब नेदुमारन कहता है कि ये मुझे तो बता सकती थी ना, मैं सब कुछ संभाल लेता, लेकिन नहीं, इसने तो धोखा दे दिया हमें। माती यहाँ पर काफी ज्यादा रोती है, पर नेदुमारन उसे और उसके पति को माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वहीं इस दौरान माती के पड़ोसी की लड़की अचानक से गायब हो जाती है। वो अपनी दोस्त के घर पढ़ने के लिए गई थी, जहाँ से जब वो बाहर निकली तो उसके बाद से उसका कोई पता ही नहीं, और इस लड़की की शादी होने वाली थी, जिस वजह से उसके माँ बाप पर काफी प्रेशर होता है। इधर पुलिस भी सीरियल मर्डर केस को हल नहीं कर पा रही थी।
ना ही उन्हें कोई सुराग मिल रहा था, ना ही उन्हें समझ में आ रहा था कि कैसे आगे बढ़ना है। दूसरी ओर नेदुमारन को आखिरकार पोस्टमैन की नौकरी मिल ही जाती है और इस कारण वो एक दिन के बाद उसे ज्वाइन करने के लिए वापस जाने वाला था। उसे माती कहती भी है कि यहीं रुक जाइए, पर नेदुमारन ने अपना मन पहले ही बना लिया था। अब क्योंकि वो जाने वाला था, इसीलिए नेदुमारन प्रभा से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है सुदर्शन से, जो कि नेदुमारन का मजाक उड़ाता है, बहुत कुछ बोलता है उसे। इस पर नेदुमारन को गुस्सा आता है और वो सुदर्शन को दो लगाई देता है, लेकिन तभी प्रभा आकर बात को संभालती है और नेदुमारन को वहां से लेकर जाती है। इसके बाद अगली सुबह पूजा करने के बाद जब माती प्रसाद देने के लिए अपने पड़ोसियों के घर जाती है तो वो उसे कोई जवाब नहीं देते। इस पर माती की सास कहती है कि जब से उनकी बेटी गायब हुई है तब से वो बहुत परेशान है और उनकी बेटी की जो शादी होने वाली थी वो भी टूट गई। समाज में उनकी बदनामी हो रही है, सभी का मानना है कि वो किसी के साथ भाग गई। इस वजह से दोनों पति पत्नी बहुत परेशान है। अब ये बात जब नेदुमारन सुनता है तो वो तुरंत उनके घर की तरफ भागता है, जिसके पीछे माती भी जाती है। यहाँ नेदुमारन खिड़की से देखता है तो वो लोग फांसी लगाकर अपनी जान दे रहे थे। किसी तरह से नेदुमारन अंदर जाकर एक धारदार चीज को एक डंडे में बांधकर उनको रस्सी से हटा देता है, जिस वजह से वो लोग बच जाते हैं। नेदुमारन को उनको देखकर अपने माता पिता की याद आ जाती है और वो फैसला करता है कि इनकी बेटी का पता लगाने के बाद ही अब वो वापस जाएगा। इसलिए वो प्रभा के साथ सबसे पहले उस गायब हुई लड़की की दोस्त के घर पहुंचता है, जहां पर वो एक कुल्फी वाले से पूछता है कि शुक्रवार की रात तुमने किसी एक लड़की को कार में कहीं और घसीट कर ले जाते हुए देखा। वो कुल्फी वाला बताता है कि हाँ, नीले रंग की कार थी जिसमें एक आदमी किसी लड़की को जबरदस्ती बिठा रहा था, पर कार का नंबर उसे नहीं पता होता। अब जिस लड़की का शुरुआत में खून हुआ था उसके फ्लैट के बाहर भी ऐसी ही गाड़ी देखी गई थी, तो ये केस सीरियल मर्डर वाले केस से लिंक होने लग जाता है। अब नेदुमारन उस वॉचमैन से पूछताछ करना चाहता है और जैसे ही इस बारे में सुदर्शन को पता चलता है कि नेदुमारन इस केस में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो सुदर्शन नेदुमारन से कहता है कि तुम खुद को पुलिस से ज्यादा होशियार समझते हो क्या? ऐसा है, हमने उस वॉचमैन से पूछताछ कर ली है, बाकी चलो मैं देखता हूँ कि वो तुम्हें क्या बताता है। अब वॉचमैन से मिलकर नेदुमारन उसको इज्जत देकर बात करता है, जो कि सुदर्शन ने नहीं की थी। फिर वो वॉचमैन बताता है कि मैंने उस दिन एक नीले रंग की कार देखी थी, जिसका वो नंबर भी बता देता है। अब ये कार एक तालाब के पास देखी गई थी, जिस एरिया का नाम सुनकर नेदुमारन को याद आता है कि उस दिन ऑटो वाला इसी तालाब की खबर पढ़ रहा था कि एक लड़की को मछली के पेट से सोने की अंगूठी मिली, यानी कि उस तालाब में लाश हो सकती है। प्रभा की मदद से वो तालाब को सर्च करने लगता है, जिस वजह से मीडिया को भी पता चल जाता है। अब कमिश्नर ने सुदर्शन से पहले ही कहा था कि मीडिया को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए, इसलिए सुदर्शन तो बौखलाया हुआ था। वो प्रभा और नेदुमारन को काफी उल्टी सीधी सुनाता है, लेकिन अगले ही पल उन्हें एक लाश के बचे हुए टुकड़े मिलते हैं, जिसकी पहचान कपड़े और आईडी वगैरह से हो जाती है और ये वही लड़की थी जो कुछ दिन पहले गायब हुई थी। मीडिया के आने की वजह से यहाँ कमिश्नर भी आ जाता है, जो कि जब नेदुमारन को देखता है तो वो पहचान जाता है कि ओ, ये तो वही कमिश्नर है जिसकी एमएलए वाले केस में नेदुमारन ने मदद की थी। इसलिए उसे नेदुमारन पर भरोसा होता है, इसलिए वो नेदुमारन को इस केस में मदद करने की परमिशन दे देता है। और ये बात सुनकर उस सुदर्शन को अच्छी नहीं लगती, तो वो कमिश्नर को अच्छे से सुना देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि सुदर्शन इस कमिश्नर का ही बेटा है। अब आगे दिखाते हैं तो नेदुमारन अब हर फोटोज और फोन रिकॉर्डिंग वगैरह सुनता है, जिससे उसे कुछ जानकारी मिल जाती है। दूसरी ओर घर में सोफे को चूहों ने खराब कर दिया था। ये देखकर नेदुमारन माती को एक सोफे की दुकान का एड्रेस देकर नया सोफा लाने के लिए कहता है। कुछ दिन के बाद इस केस के ऊपर मीटिंग के दौरान नेदुमारन बताता है कि जितनी भी लड़कियों को मारा गया है उन सब में एक चीज कॉमन है, वो सभी किसी नए घर में या तो 1 महीने या 1 हफ्ते या 15 दिन पहले शिफ्ट हुई थी। और उनकी फोन रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि उन सभी ने शुभम फर्नीचर से सोफे लिए थे। तो अब मैंने उस दुकान के मालिक अनुमन के बारे में पता लगा लिया है, जिस दौरान मुझे पता चला कि अनुमन एक दूसरा फोन रखता है। दरअसल जब सोफा किसी लड़की के घर शिफ्ट किया जाता है तो अनुमन जानबूझकर अपना मोबाइल इस सोफे में छोड़ देता है, जो कि उन लड़कियों को मिलता है, और उसी पर अनुमन कॉल करके कहता है कि ये गलती से आपके यहाँ पर आ गया था, मैं इसे कल लेने आ जाऊंगा। इस तरह वो दोपहर के समय जानबूझकर तब जाता है जब लड़की अकेली हो। इस दौरान वो उन लड़कियों के साथ दुष्कर्म करके उनको मार देता है। यही वजह थी कि हमें लड़कियों के फोन से कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था। यहाँ सुदर्शन नेदुमारन की पूरी बात सुने बिना ही जाकर अनुमन को उठाने के लिए उसकी दुकान पर चला जाता है, लेकिन नेदुमारन ने अपनी बहन को जानबूझकर अनुमन की दुकान से सोफा लेने के लिए भेजा था और अब उसकी बुरी नजर माती पर थी। यहाँ तक कि वो माती के घर पहुंच भी गया था, लेकिन जब अनुमन उल्टी हरकतें माती के साथ करना शुरू करता है तो वो अनुमन को बाहर निकाल देती है। तब तक यहाँ नेदुमारन पहुंच चुका था, जो कि अनुमन का पीछा करने लग जाता है और अनुमन ने भी उसको देख लिया था, इसलिए वो भागता है, पर नेदुमारन उसको सही जगह पर मार कर पकड़ लेता है और इस तरह वो अरेस्ट हो जाता है। लेकिन जो लाश तालाब में मिली उसे अनुमन ने नहीं मारा था। दूसरी ओर सुदर्शन अनुमन को जेल में ही खत्म करने का प्लान बना लेता है। इसके पहले नेदुमारन अनुमन से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उस लड़की को किसने मारकर तालाब में उसकी लाश फेंक दी, ये बताओ। इस पर अनुमन कहता है कि वो मेरा पार्टनर है, मेरे जितने भी क्राइम थे उनके पीछे सारा दिमाग उसी का है, वो मुझे यहाँ से भी छुड़ा लेगा और तुम्हें लगता है कि मैं तुमको उसका नाम बता दूंगा?
तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। नेदुमारन उससे कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम यहाँ से जिंदा बाहर चले जाओगे। फिर वो सुदर्शन के प्लान के बारे में उसे बता देता है। अनुमन भी समझ चुका था कि उसकी मौत तो पक्के सुदर्शन के हाथों, तो वो नेदुमारन को एक अंगूठी देता है। अगले दिन टीवी पर खबर आती है कि अनुमन ने पुलिस कस्टडी में एक इलेक्ट्रिक वायर को दांत से चबाकर अपनी जान दे दी, मतलब कि सुदर्शन ने उसको मार दिया। रही बात अंगूठी की, तो वो अंगूठी नेदुमारन के जीजा की थी, यानी कि उसी ने अनुमन को मर्डर करने और पुलिस से बचने का रास्ता बताया। और रही बात उस लड़की की, तो उसे प्रोफेसर ने ही किडनैप करके उसके साथ दुष्कर्म किया, और जब उसका मन भर गया तो उसने उस लड़की के टुकड़े करके तालाब में डाल दिए। प्रोफेसर ने अपनी शादी के बारे में अनुमन को नहीं बताया था, इसलिए वो नहीं जानता कि माती कौन है। रही बात प्रोफेसर की, तो उसे पड़ोस की वो लड़की भी पसंद आ गई थी। प्रोफेसर ये सारी बात नेदुमारन से बताता और कहता है, तुम्हारी बहन के साथ मैंने कभी बुरा बर्ताव नहीं किया, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, पर कभी कभी इंसान का मन बहक जाता है। बाकी मुझे पता है कि तुम सच्चाई बाहर लाकर अपनी बहन का घर बर्बाद तो नहीं करोगे। शायद यही वजह थी कि नेदुमारन शांत था। हालांकि ये सब कुछ माती भी सुन लेती है, और वो अगली सुबह अपने पति को जूस में जहर देकर खत्म कर देती है। यहाँ उसके मरने के बाद माती को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने इस आदमी के लिए अपने माता पिता और भाई को छोड़ दिया। पुलिस यहाँ आती तो है, लेकिन सुदर्शन माती को अरेस्ट नहीं करता। वो नेदुमारन से कहता है कि मैं सब संभाल लूंगा। और अब क्या था, नेदुमारन अपनी बहन के साथ गांव वापस आकर रहने लगता है, जहां माती के स्कूल में पढ़ाने लगती है, और नेदुमारन पोस्टमैन के तौर पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है, जहां सभी नेदुमारन के बौने होने का फिर से मजाक उड़ाते हैं। फिर उन्हें हेड पोस्टमास्टर शांत करता है, और वो नेदुमारन से कहता है कि तुम इन सबको बताओ कि तुम क्या कर सकते हो, और इन सभी की बातों पर ध्यान मत दो। इन्हें तभी जवाब मिलेगा जब तुम कुछ करके दिखाओगे। जैसे सचिन तेंदुलकर, उसे उसके खेल की वजह से सब जानते हैं, ना कि उसकी हाइट की वजह से। इस पर नेदुमारन कहता है कि हम लोग क्या जब कुछ बड़ा करेंगे तभी हमें इज्जत मिलेगी। लोग हमें और आम इंसानों की तरह क्यों नहीं ट्रीट करते हैं। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, और क्या पता मुझे सक्सेस ना मिले तो क्या मुझे इज्जत नहीं मिलेगी। जिनको भी मेरी तरह या मुझसे अलग कॉम्प्लेक्सिटी है, उन्हें अक्सर कुछ ना कुछ लोग कहेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे। पता नहीं ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए। और इसी दुख के साथ नेदुमारन की मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।